नमस्कार शिक्षक साथियों। मेरे साथियों, जैसा कि सबको विदित है, सरकार द्वारा मिशन प्रेरणा के तहत कुछ मॉड्यूल हम सभी को वितरित किए गए हैं पुस्तिकाओं के माध्यम से। और इन मॉड्यूलों का हमें पठन और पाठन करना है। साथ ही साथ इन मॉड्यूल्स को अपने शिक्षण में इस्तेमाल करते हुए मिशन प्रेरणा को प्राप्त करना है। उसी में पहला मॉड्यूल आता है ध्यानाकर्षण मॉड्यूल। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में एक पुस्तक मिली है हम सभी लोगों को। उस मॉड्यूल में जो जो चीज़ें हैं प्रमुख तौर पे, जिसका एक एग्ज़ाम भी होना है आगे और कई ब्लॉक्स में हो चुका है। उस एग्ज़ाम के लिए जो ज़रूरी की पॉइंट्स हैं, उन की पॉइंट्स के कुछ नोट्स हैं हमारे पास। उसका मैं वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो पे आप अगर मेरे साथी कोई भी 2-3 बार अगर इस वीडियो को देख लेंगे, समझ लेंगे, तो ध्यानाकर्षण मॉड्यूल उनका फिनिश हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल जो पुस्तक हम लोगों को मिली है, उस मॉड्यूल के मुख्यतः 4 भाग हैं। पहला भाग है जिसमें ध्यानाकर्षण की आवश्यकता और उद्देश्य, इसकी चर्चा हुई है। दूसरा, अपेक्षित संप्राप्ति न होने के कारणों के बारे में चर्चा हुई है। अपेक्षित संप्राप्ति अभी आगे इस बारे में डिस्कस करते हैं। जो दूसरा भाग है उसमें लर्निंग आउटकम के बारे में चर्चा है, लर्निंग गैप है और ध्यानाकर्षण शिविर है। भाग 3 है। उस भाग 3 में कक्षा शिक्षण हेतु रणनीतियाँ एवं तकनीक, मतलब जो तकनीक हम इस्तेमाल करेंगे जिससे हमें ध्यानाकर्षण मॉड्यूल को अप्लाई कर सकें बच्चों में अपनी शिक्षण शैली में, वो तकनीकें दी हुई हैं भाग 3 में। और भाग 4 है जिसमें आरंभिक परीक्षण प्रपत्र दिया हुआ है और साथ ही साथ ध्यानाकर्षण शिविर हेतु समय सारणी दी हुई है। साथियों, प्रश्न पूछा जा सकता है कि ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में मुख्यतः कितने भाग हैं। तो उत्तर साफ हुआ, यहाँ पे 4 भाग हैं और उन 4 भागों में क्या क्या चीज़ें हैं वो यहाँ पे मेंशन की गई हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं ध्यानाकर्षण क्या है। ध्यानाकर्षण, जैसा कि शब्द बता रहा है, ध्यान प्लस आकर्षण, यानी कि अधिगम आधारित शिक्षण, यानी हमें एक टारगेट बेस्ड शिक्षा प्रदान करनी है। टारगेट बेस्ड शिक्षण होना चाहिए कि जिससे एक लक्ष्य जो है उस लक्ष्य को किसी विषय विशेष में प्राप्त करना है। जो परिभाषा है उस परिभाषा ये कहती है कि शिक्षक का बच्चे विशेषकर शैक्षणिक रूप से पिछड़े, यानी कि जो बच्चे उचित जो लक्ष्य है उस वो परिलक्षित नहीं कर रहे हैं, वो बच्चे, यानी कि जो शैक्षणिक रूप से कुछ कमज़ोर हैं, उन बच्चों की तरफ विशेष आकर्षण हो। ध्यानाकर्षण का सीधा सीधा मतलब यही है। अब ध्यानाकर्षण कैसे होगा? तो ध्यानाकर्षण होने के लिए कुछ खास तकनीक हैं, जिन तकनीकों के बारे में आगे बात करेंगे। फिर आता है ध्यानाकर्षण का उद्देश्य। ध्यानाकर्षण का बेसिकली उद्देश्य क्या है? ध्यानाकर्षण का उद्देश्य है उन बच्चों की मदद करना जो कक्षानुरूप अधिगम स्तर प्राप्त नहीं कर पाता है। अब कक्षानुरूप अधिगम स्तर क्या है? कक्षानुरूप अधिगम स्तर का तात्पर्य है कि कक्षा में बच्चे, मान लिया कक्षा 2 के बच्चा है, उस 2 के बच्चे को कुछ शब्द पढ़ने हैं। मान लिया हमने 15 शब्द दे दिए हैं, उन 15 शब्दों में वो पढ़ नहीं पा रहा है, उसको सही से उच्चारित नहीं कर पा रहा है, तो ये उसका कक्षानुरूप अधिगम स्तर है जिसको वो प्राप्त नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे बच्चों की मदद करना ही पूर्णतया ध्यानाकर्षण का उद्देश्य माना गया है। अब बात आती कक्षानुरूप अधिगम न प्राप्त कर पाने के कारण। कक्षा में बैठे हुए बच्चे
अगर किसी शिक्षा का किसी एक विषय वस्तु का अगर संप्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं, उनको पूर्ण फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है, नहीं सीख पा रहे हैं, तो उसके क्या-क्या कारण हो सकते हैं। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के अंतर्गत कारण क्या बताए गए हैं? पहला कारण है कि माता-पिता की शैक्षणिक स्थिति। बहुत ही प्रमुख कारण है। हम सब जानते हैं ग्रामीण स्तर में माता-पिता जो हैं वो या तो खेती-किसानी में इन्वॉल्व हैं या किसी अन्य कार्यों में इन्वॉल्व हैं, या उनका शैक्षणिक स्तर जो है वो उतना अच्छा नहीं है, शैक्षणिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। दूसरा कारण है कलहपूर्ण पारिवारिक वातावरण। बच्चे जिस परिवार में रह रहे हैं उसमें हो सकता है माता-पिता आपस में लड़ते रहते हों, या अन्य किसी पारिवारिक सदस्य की आपस में लड़ाई होती रहती हो, आपस में कलह रहती हो। एक वातावरण जो है वो कलहपूर्ण वातावरण बना हुआ है, लड़ाई वाला वातावरण बना हुआ है। बच्चा अपने आप पढ़ाई में इन्वॉल्व खुद को नहीं कर पा रहा है। तीसरा कारण ये है कि अध्यापकों का कठोर व्यवहार। कहीं-कहीं किसी-किसी स्तर पे ये भी देखा गया है कि अध्यापक अन्यथा कठोर हो जाते हैं बच्चों के प्रति, जो बच्चों को पढ़ाई के प्रति अरुचि उत्पन्न करता है और पढ़ाई से उन्हें दूर करने का काम करता है। चौथा जो पॉइंट है वो ये कहता है ज्ञानेंद्रियों में आंशिक विकार। कुछ बच्चे ऐसे हमारे पास होते हैं, आते हैं, जिनकी ज्ञानेंद्रियों में कोई आंशिक विकार होता है। देखने में अक्षमता हो सकती है, पढ़ने में अक्षमता हो सकती है, बोलने में अक्षमता हो सकती है, सुनने में अक्षमता हो सकती है। तो ये 4 प्रमुख कारण हैं जिस वजह से बच्चा किसी भी कक्षा में उसके कक्षा के अनुरूप जो पाठ्यक्रम है उसको संपूर्णतः सीख नहीं पाता है। आइए अगला पॉइंट है। अगला पॉइंट कहता है लर्निंग आउटकम, जो हमने देखा किस भाग में था, भाग 2 में। लर्निंग आउटकम का क्या मतलब है? लर्निंग मतलब सीखना, आउटकम मतलब उसका प्रत्युत्तर यानी कि उसका आउटपुट। लर्निंग आउटकम से तात्पर्य उन परिणामों से है जो किसी कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थी या बच्चों को उनके आधारित पाठ्यक्रम के अनुरूप अपेक्षित दक्षताओं के प्राप्त होने पर परिलक्षित होते हैं। तात्पर्य ये है कि जैसे हम किसी बच्चे को कुछ विषय वस्तु पढ़ाई हमने कक्षा में, सारे बच्चों ने पढ़ा, हमने उसको प्रस्तावना प्रस्तुत करी, उस पे कुछ उदाहरण प्रस्तुत करे, परिवेशीय चीज़ों से हमने उसको जोड़ने का प्रयास किया ताकि बच्चे अच्छे से समझ सकें। समझने के बाद अगर हमें किसी बच्चे को देखकर ये पता लगा कि इस बच्चे ने उस विषय वस्तु को अच्छे से समझ लिया है, तो वो होता है उस बच्चे पर दक्षताओं का परिलक्षण। वो बच्चा जो विषय वस्तु है उसकी दक्षताओं को परिलक्षित करता है और इसे ही कहते हैं लर्निंग आउटकम। यानी किसी कक्षा में अगर हम किसी बच्चे को फलों के बारे में बता रहे हैं और उस कक्षा में बच्चों ने फलों के बारे में समझा और हमने अगर किसी एक फल का नाम लिया तो और बच्चा हमें अलग से 3-4 फलों के नाम अलग से बता रहा है, यानी कि मीठे फल, खाने वाले फल, खट्टे फल, इस तरह के अंतरों को समझ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसने लर्निंग आउटकम को प्राप्त कर लिया है। लर्निंग आउटकम के अन्य भी कुछ नाम हो सकते हैं जो हमें अलग अलग पुस्तकों में, अलग अलग अध्ययन में अलग अलग मिल जाते हैं। जिसका पहला नाम ये है कि अधिगम संबंधी परिणाम, यानी सीखने से रिलेटेड जो भी रिजल्ट हमें मिलता है उसे कहते हैं लर्निंग आउटकम या सीखने के प्रतिफल। यानी कि जो हम सीख रहे हैं उसका आउटपुट, उसका रिजल्ट, उसका प्रतिफल, यानी बाद में जो प्राप्त हुआ हमें उसे कहते हैं लर्निंग आउटकम। तो ये 2 अन्य नाम भी आपको अन्यथा किसी न किसी ट्यूटोरियल में या किसी पुस्तक में आपको मिल जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं अंतर। अंतर किसमें? सामान्य कक्षा शिक्षण जो हम अभी तक अडॉप्ट किए रहे, हम पढ़ाते रहे। दूसरा लर्निंग आउटकम आधारित शिक्षण। तो सामान्य कक्षा शिक्षण किस तरह का होता है? सामान्य कक्षा शिक्षण में चॉक टॉक, यानी कि हम चॉक का इस्तेमाल करते हैं, अपने ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड में कुछ लिखते हैं, बच्चों से कुछ चर्चाएं करते हैं, ये होता है चॉक टॉक। दूसरा है अंक आधारित परीक्षा होती है, जिसमें हम जानते हैं कि अंक आधारित परीक्षाएं हम कराते हैं, अर्धवार्षिक परीक्षा कराते हैं, वार्षिक परीक्षा कराते हैं, जो कि पूर्णतया अंक आधारित होती है। तीसरा
परिणाम, परिणाम कैसा हो सकता है? परिणाम हो सकता है संख्यात्मक, हो सकता है ज्ञानात्मक, हो सूचनाओं का प्रकटीकरण, यानी संख्यात्मक और ज्ञानात्मक दोनों तरह का हो सकता है। संख्यात्मक मतलब किसी बच्चे को 100 में से हमने दे दिया, मान लिया उसको किसी को 60 नंबर मिले, तो किसी को 50 नंबर मिले, तो किसी को 80 मिले, किसी को 90 मिले। ज्ञानात्मक का मतलब है किसी सिलेबस में, किसी कोर्स में एक कुछ चीज़ें हैं, कुछ प्रश्न हैं किसी पाठ से रिलेटेड, उस पाठ के प्रश्नों का बच्चे ने कंठस्थ करके हमें सुना दिया, ये उसका हमने परिणाम देख लिया, तो वो क्या हुआ? वो एक तरह का ज्ञानात्मक हुआ। अच्छा, लर्निंग आउटकम आधारित शिक्षण जो है उसमें क्या क्या है? उसमें हम इस्तेमाल करते हैं नवाचारी गतिविधियाँ, यूज़ ऑफ आईसीटी, डिफरेंट अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं जिससे बच्चे को किसी विषय वस्तु को समझने में आसानी रहे, कतई उसको किसी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, वो किसी दबाव को महसूस ना करे। तो आईसीटी या इस तरह की चीज़ों की मदद से बच्चे अच्छे से सीखते हैं, रुचिपूर्ण तरीके से सीखते हैं, ना कि किसी चीज़ को याद या कंठस्थ या इस तरह का कुछ सीखने का अलग प्रयास करते हैं, जो हम पहले सामान्य कक्षा शिक्षण में देख चुके हैं। गुणात्मक, अच्छा इसका जो अवलोकन होता है वो कैसा होता है? गुणात्मक होता है और संख्यात्मक अवलोकन होता है। गुणात्मक अवलोकन मतलब हम ये देखते हैं कि बच्चे ने किसी टॉपिक को, किसी विषय वस्तु को कितने हद तक सीखा, यानी उसका लर्निंग आउटकम कैसा रहा। विषयगत दक्षताओं की संप्राप्ति, यानी कि जो भी विषयगत दक्षताएं होती हैं, दक्षताएं यानी कि जो, जैसे किसी बच्चे को हमने बोला कि उसको पहाड़े आने चाहिए, तो पहाड़े कंठस्थ होने के साथ साथ पहाड़ों से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जो, जैसे हमने अचानक कुछ पूछ लिया बीच में, तो वो उसको याद होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे है लर्निंग गैप। क्या है लर्निंग गैप? से तात्पर्य है जैसे दो तरह के अधिगम स्तर हो गए। पहला अधिगम स्तर हो गया वास्तविक अधिगम स्तर, बच्चे ने वास्तविक रूप से कितना सीखा है, उसका लर्निंग आउटकम कितना प्राप्त हुआ है। और दूसरा होता है कक्षानुरूप अपेक्षित अधिगम स्तर, यानी कि जो हम या हमारा पाठ्यक्रम है उस बच्चे से अपेक्षा रखता है कि इसको इतना सीख जाना चाहिए या इसका लर्निंग आउटकम इतना हो जाना चाहिए। एक्सपेक्टेड आउटकम जो अपेक्षित अधिगम स्तर है, और वास्तविक अधिगम स्तर यानी कि एक्चुअल आउटकम। तो इन दोनों में जो डिफरेंस होता है, जो गैप होता है, उसे हम कहते हैं लर्निंग गैप। और हमारा मकसद यही है कि लर्निंग गैप को पूर्णतया ज़ीरो तक लेके जाना। अब हमें बच्चों का चिन्हांकन करना है, तो बच्चों का चिन्हांकन हम किस तरह से करते हैं, कब करते हैं? ये एक प्रश्न उठता है कि बच्चों का चिन्हांकन कब किया जाए। तो बच्चों का चिन्हांकन हमें शैक्षिक सत्र के प्रारंभ में करना है, यानी कि शुरुआत में ही बच्चों का चिन्हांकन करना है। फिर प्रश्न उठता है कि बच्चों का चिन्हांकन कैसे किया जाए। तो कैसे करने के लिए आरंभिक परीक्षण के माध्यम से हम बच्चों का चिन्हांकन करेंगे। किस प्रकार से किया जाए? तो उस प्रकार का नाम है आकलन प्रपत्र। एक आकलन प्रपत्र तैयार किया जाता है और उस प्रपत्र के हिसाब से ही हम बच्चों का चिन्हांकन करते हैं। अब जो आरंभिक परीक्षण है, उस आरंभिक परीक्षण में प्रश्नों का वर्गीकरण, ये एक प्रश्न पूछा गया था एक ब्लॉक में कि आरंभिक परीक्षण में कितने तरह के प्रश्नों का वर्गीकरण किया जाता है। तो मुख्यतः 4 तरीके के प्रश्नों का वर्गीकरण किया जाता है, जिसमें ज्ञानात्मक 20% प्रश्न हो सकते हैं, बोधात्मक 50% प्रश्न हो सकते हैं, अनुप्रयोगात्मक जो 20% प्रश्न हो सकते हैं, तर्कात्मक वो 10% प्रश्न हो सकते हैं। अब बात आती है आरंभिक परीक्षण की जो प्रक्रिया है वो कैसी है। तो आरंभिक परीक्षण से पूर्व हमें कुछ काम करने हैं, उसके दौरान कुछ होना चाहिए, और आरंभिक परीक्षण के उपरांत क्या करना है इसमें बात करते हैं। तो पहला है आरंभिक परीक्षण के पूर्व। तो परीक्षण प्रपत्र जो है ये हमें मतलब विभाग की तरफ से बना के नहीं दिया जाएगा। परीक्षण प्रपत्र हमें स्वयं, यानी कि अध्यापकों को, शिक्षकों को स्वयं बनाना है। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि प्रत्येक प्रश्न लर्निंग आउटकम पर आधारित होना चाहिए, यानी कि जो भी प्रश्न हम रखेंगे, सेलेक्ट करेंगे, 4 वर्गीकरण के हिसाब से रखेंगे, और जो प्रश्न रखेंगे उसमें से कुछ ना कुछ उसका लर्निंग आउटकम होना चाहिए।
तीसरा मुख्य बिंदु ये है कि उत्तर कुंजी जो है वो हम पहले से ही तैयार कर लेंगे, उसको आधार कर लेंगे, ताकि हमें बाद में जो हमें परीक्षण करना है, चेकिंग करनी है, उसमें हमें दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। अच्छा, परीक्षण के दौरान क्या करना है? परीक्षण के दौरान हमें कक्षा का जो माहौल है वो सहज और हल्का रखना है, ताकि बच्चों को परीक्षा का दबाव महसूस ना हो। दूसरा, नकल विहीन बैठक व्यवस्था रखनी है। एक बैठक व्यवस्था ऐसी रखनी है जिसमें बच्चे आपस में नकल ना कर सकें। हालांकि हमें दबाव में भी नहीं रखना है, लेकिन नकल विहीन परीक्षा करवानी है। तीसरा, बच्चों की सहायता बिल्कुल भी नहीं करनी है। बच्चों की एक भी प्रश्न में हमें सहायता नहीं करनी, क्योंकि हमें इससे उसका एक्चुअल जो स्टेटस है, उसका बौद्धिक स्तर है, वो पता नहीं चलेगा। बच्चों के पास उत्तर लिखने के लिए आवश्यक कॉपी होनी चाहिए, यानी उपलब्ध होनी चाहिए संसाधन, ताकि वो अपने उत्तर दे सके। आरंभिक परीक्षण के उपरांत क्या होगा? आरंभिक परीक्षण के उपरांत उसमें जो भी अंक निर्धारण हुआ है, उस अंक निर्धारण के हिसाब से समूह का निर्धारण किया जाएगा। बेसिकली समूह 3 तरह के बनाए जाएंगे: समूह ए, समूह बी, समूह सी, जो अभी आगे डिस्कस करेंगे। अंक तालिका का निर्माण किया जाएगा, यानी कि प्रत्येक बच्चे को कितने क्या मार्क्स मिले हैं उसकी तालिका एक बनेगी। अंक निर्धारण किया जाएगा। अंक निर्धारण किस तरह से करना है कि लर्निंग आउटकम, जिस प्रश्न के हिसाब से हमारी जो उत्तर कुंजी थी, उसके हिसाब से जिस बच्चे ने लर्निंग आउटकम पूर्णतया प्राप्त कर लिया है, उसे प्रति प्रश्न हमें 3 अंक देने हैं। और अगर आंशिक आउटकम प्राप्त किया है तो हमें या तो 1 या 2 अंक देने हैं। और अगर बिल्कुल भी शून्य, कुछ भी प्राप्त, कोई भी आउटकम नहीं प्राप्त हुआ है लर्निंग आउटकम, तो हमें उसे 0 अंक देने हैं। इस तरह से हमको बनाना है यहाँ पे आकलन प्रपत्र। तो आकलन प्रपत्र में अब प्रश्न किस तरह से होंगे, क्या अंकों का निर्धारण होगा, वो देखते हैं। तो प्रश्नों की संख्या, पहले हम प्राइमरी की बात कर लेते हो। प्राइमरी में कक्षा 3 से कक्षा 5 के बीच में जो आकलन प्रपत्र बनेगा, उस आकलन प्रपत्र में मुख्यतः 15 प्रश्न होंगे, जिसमें से 10 प्रश्न ऐसे होंगे जो वस्तुनिष्ठ होंगे, ऑप्शनल होंगे, और 5 प्रश्न ऐसे होंगे जो सब्जेक्टिव होंगे, आत्मनिष्ठ होंगे, जिसमें बच्चा कुछ अपनी तरफ से लिखित में जवाब देगा। प्रत्येक प्रश्न के अंक निर्धारण 3 अंक किया गया है, यानी कि कुल 15 प्रश्नों के हिसाब से प्राइमरी की कक्षा 3 से 5 के लिए जो आकलन प्रपत्र बनेगा, उसका पूर्णांक 45 अंक हुआ। इसी तरह से कक्षा 6 से 8 के लिए प्रश्नों की कुल संख्या 25 होगी, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न 20 होंगे, और जो आत्मनिष्ठ या सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो होंगे 5। कुल मिला के हुए 25, और 3 अंक के हिसाब से टोटल पूर्णांक जो कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए आकलन प्रपत्र है वो बना, उसका हुआ 75 अंक। अब प्राप्त अंक, जो मान लिया परीक्षा हमने आयोजित करा ली, उस आयोजन में जो बच्चे ने अंक प्राप्त किए, उस अंक प्राप्ति के आधार पर जो समूह का निर्धारण किया जाएगा वो कैसे होगा? तो कक्षा 3 से 5 के लिए, अगर कक्षा 3 से 5 के बच्चे ने 21 से 45 अंक प्राप्त किए हैं तो उसे समूह ए में रखा जाएगा। अगर 16 से 20 अंक प्राप्त किए हैं तो उसे समूह बी में रखा जाएगा, और अगर 15 से कम अंक प्राप्त किए हैं तो उसे समूह सी में रखा जाएगा। अब कक्षा 6 से 8 की बात करें तो 35 से 75 अंक अगर प्राप्त किए हैं, कुल पूर्णांक उसका 75 है, तो अगर 35 से 75 अंक प्राप्त किए हैं तो उसे समूह ए में रखा जाएगा। अगर 26 से 34 अंक प्राप्त किए हैं तो उसे समूह बी में रखा जाएगा। अगर अंक 25 से कम रह गए हैं तो उसको समूह सी में रखा जाएगा। समूह बी और समूह सी पे ही हमें बेसिकली ध्यान देना, हमारा ध्यानाकर्षण पूर्णतया समूह बी और समूह सी पे होना चाहिए, इस मॉड्यूल के आधारित जो हमें निर्देशित किया गया है। अब आगे देखते हैं कि ध्यानाकर्षण प्राप्त करने के लिए शिक्षण तकनीकियाँ, टीचिंग टेक्निक्स क्या क्या होनी चाहिए। तो एक प्रश्न बहुत ही मुख्य प्रश्न मानेंगे कि ये पूछा जाता है कि ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में शिक्षण तकनीकियाँ कितनी डिस्कस की गई हैं। तो उसका उत्तर ये है कि 18 शिक्षण तकनीकियाँ हैं जिसके बारे में इस मॉड्यूल में चर्चा की गई है, जिससे बच्चों के सीखने की गति के अनुसार प्रयोग किया जाना है, जो शिक्षक अपने हिसाब से प्रयोग करेंगे। तो पहला है संसाधनों से परिपूर्ण कक्षा, कक्ष का वातावरण।
यानी कि कक्ष जिसमें बच्चों की कक्षाएँ हो रही हैं, वो कक्षा कक्ष पूर्णतया टीएलएम वगैरह से युक्त होना चाहिए, संसाधन से परिपूर्ण होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कक्षा प्रबंधन बैठक व्यवस्था, यानी कक्षा में जो बच्चे बैठे हैं तो वो किस तरह से बैठेंगे, तो बच्चों को हमें ज़्यादातर अर्धचंद्राकार मुद्रा में बैठाना है, ताकि प्रत्येक बच्चे पर शिक्षक की नज़र हो और प्रत्येक बच्चा अपने आप को शिक्षक के जो पढ़ा रहे हैं उससे जोड़ सके। तीसरा पॉइंट है रोचक प्रस्तावना, यानी कि जो भी हमको पढ़ाना है, जो विषय वस्तु पढ़ानी है, उस विषय वस्तु के बारे में जो हमें प्रारंभ करना है, प्रस्तावना देनी है, वो बहुत रोचक होनी चाहिए, ताकि बच्चा अपने आप को हमारे पढ़ाने हुए विषय के साथ तुरंत जोड़ सके और अपनी रुचि प्रदान कर सके। चौथा है शिक्षण अधिगम सामग्री, यानी टीएलएम का प्रयोग करना है। हमें अपनी शिक्षण व्यवस्था में टीएलएम का अत्यधिक प्रयोग करना है, ताकि बच्चों को पढ़ाई में बोझ ना लगे, पढ़ाई में कतई कठिनता ना लगे। शैक्षिक गतिविधियाँ, नवाचारों, खेलों, कहानी आदि का उपयोग करना है। जैसा पहले बताया गया कि आईसीटी का प्रयोग करते हुए हमको बच्चों में किसी भी विषय वस्तु को डिस्कस करना है। प्रश्न पूछना, यानी कि किसी विषय वस्तु को पढ़ाते समय हमें उस विषय वस्तु से रिलेटेड जो भी प्रश्न, चाहे सामाजिक हों, घर से रिलेटेड हों, या इधर किसी जो हमारे संबंधित विषय से जुड़े हुए हैं, उस विषय के आधारित प्रश्न हम पूछेंगे। और सातवां पॉइंट है कि सीखने के लिए बातचीत, यानी कि बच्चों के साथ लगातार हमें बातचीत करते रहना है। यानी कि ऐसा नहीं करना है कि विषय को हमने अपने ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड पे लिख दिया और हम ये मान लें कि बच्चे उनको पढ़ेंगे, या बच्चों से कह दिया कि स्वयं पढ़िए। हमें बच्चों से लगातार बातचीत का क्रम बनाए रखना है। आठवां पॉइंट है बच्चों के लिए कार्यपत्रक, यानी कि वर्कशीट। हो सके तो जो हमने विषय पढ़ाया है उस विषय से संबंधित कुछ हमने प्रश्न लिख लिए, यानी कि जैसे हमने हिंदी का कोई टॉपिक पढ़ाया, उस टॉपिक के आधारित जो भी शब्द हुए, हमने कहा इस शब्द से रिलेटेड कुछ वाक्य आपको बनाने हैं। इस तरह की वर्कशीट आप अपने पास बना के रख लें और हम बच्चों में वितरित करें, बच्चों से करवाएं। नवा पॉइंट है कि सभी को शामिल करना। हमें कक्षा में ऐसा नहीं करना है कि कुछ बच्चे तो हमारे साथ हमारे विषय वस्तु में, हमारे डिस्कशन में शामिल हो रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे शामिल नहीं हो रहे हैं, उनको रुचि नहीं आ रही है, या वो उनका दिमाग कहीं और है। हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हमें सारे बच्चों को एक साथ इन्वॉल्व करके अपने शिक्षण पर ध्यान देना है। 10वां पॉइंट है कि समूह कार्य, ग्रुप वर्क। हमें कुछ छोटे छोटे ऐसे कार्य, किसी भी विषय वस्तु को सीखने के लिए कुछ ऐसे कार्य बनाने चाहिए, टास्क बनाने चाहिए जो ग्रुप यानी कि समूह के साथ किए जाएं, जिससे आपस में बच्चों का सामंजस्य बने। उससे होगा क्या कि कोई अगर कमज़ोर बच्चा है जिसको समझने में कुछ समय ज़्यादा लगता है, वो बच्चा भी उन अन्य बच्चों के साथ सीखने में सक्षम हो जाएगा। 11वां पॉइंट है कि परिवेशीय संसाधनों का उपयोग, यानी कि हमारे जो आसपास के संसाधन हैं उनका उपयोग करना है। जोड़ी में कार्य, पेयर वर्क। पेयर वर्क का मतलब है कि जैसे हमने एक बच्चे से कहा कि बेटा उठो, आप हमको कुछ शब्द बताइए। कुछ शब्द उसने बताए, फिर हमने दूसरे बच्चे को खड़ा किया, एक पेयर बनाया और हमने ये कहा कि बेटा जो शब्द इन्होंने बोले हैं उस शब्द से रिलेटेड कुछ वाक्य बना के दिखाइए। तो ये होता है पेयर वर्क, जो आपस में एक कॉम्बिनेशन के साथ सीखने में मदद करता है। 13वां पॉइंट है कि अभ्यास के अवसर देना। बच्चों को अभ्यास के अवसर देना है, यानी कि जो विषय वस्तु हमने पढ़ाई है उससे रिलेटेड जो भी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है हम बच्चे को कराएंगे। अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति। बच्चे को अगर पहले से कुछ पता है तो उसको हम रिवाइज कराएंगे, पुनरावृत्ति कराएंगे। सकारात्मक प्रतिपुष्टि देना, यानी कि पॉजिटिव फीडबैक देना। बच्चों को भी नेगेटिव फीडबैक नहीं देना है ताकि वो हीन भावना का शिकार हो जाए, ऐसा नहीं करना है। हमें उनको पॉजिटिव फीडबैक देना है। अब फीडबैक दो तरह के हो सकते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक में हम अंक निर्धारण कर सकते हैं, अनौपचारिक में हम उसे अनौपचारिक तरीके से फीडबैक दे सकते हैं, यानी कि पीठ थपथपा सकते हैं, उसको शाबाशी दे सकते हैं, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आता है शैक्षिक भ्रमण। शैक्षिक भ्रमण, एक्सकर्शन, मतलब किसी भी विषय वस्तु को सीखने के लिए, जैसे हम किसी तालाब के बारे में बता रहे हैं, तालाब यानी कि जलीय जंतुओं के बारे में बता रहे हैं, और हम बच्चों को अपने साथ लेकर किसी तालाब
तक पहुँचें और उनको सजीव तरीके से सारी चीज़ें दिखाएं और बताएं, समझाएं। इसे ये कहते हैं शैक्षिक भ्रमण। सरल से कठिन की ओर, यानी कि आसान वस्तुएं सिखाना शुरू करेंगे और आसान से हम धीरे धीरे बढ़ते हुए कठिन विषय वस्तु तक पहुंचेंगे। ये हमें इस्तेमाल करना है। 17वां पॉइंट है सरल से कठिन की ओर, यानी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। 18वां पॉइंट है प्रोजेक्ट कार्य। प्रोजेक्ट कार्य मतलब किसी विषय वस्तु से रिलेटेड हमने कह दिया कि जैसे हमने हरी पत्तियों के बारे में बताया, तो हमने बच्चों से कह दिया कि आप अलग अलग पेड़ों से अलग अलग पत्तियों को लेकर अपने एक कागज़ पे चिपका के लाएं। ये एक तरह का प्रोजेक्ट वर्क हो गया, जिससे बच्चों में हरी पत्तियों को जानने की रुचि उत्पन्न होगी और इस तरह के प्रोजेक्ट कार्य हमें करवाने हैं। तो ये हुए 18 तकनीकियाँ जो हमें ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में बताई गई हैं। इसके बाद एक मुख्य पॉइंट ये आता है कि एक क्वेश्चन भी बनता है इससे कि एक आदर्श कक्षा में बच्चे केंद्रीय भूमिका में होने चाहिए, ना कि शिक्षक। यानी कि जितना रोल बच्चों का होना चाहिए, शिक्षक का उतना रोल नहीं होता है। कक्षा में शिक्षक की क्रियाशीलता क्या होनी चाहिए? कक्षा में शिक्षक की क्रियाशीलता यानी कि शिक्षक का बोलना सेल्फ में सिर्फ 5 से 10%, यानी कि अगर 40 मिनट का जो पीरियड है उसमें अगर हम देखें तो 5 मिनट का समय शिक्षक को स्वयं बोलने का निर्धारित किया गया है। इसके अलावा कक्षा में बच्चों की क्रियाशीलता 75 से 80% है। वो आपस में चर्चा का हो या हमसे चर्चा का हो, शिक्षक से चर्चा का हो, या लिखित में हो, या किसी प्रोजेक्ट का हो, या किसी कहानी या खेल के माध्यम सीखने का हो, तो वो 75 से 80% रखा गया है, यानी कि 30 मिनट का समय निर्धारण। और जो बच्चों के साथ शिक्षक का आपस में जो कम्युनिकेशन है, उस कम्युनिकेशन का समय 5 से 10% रखा गया, जो कि 5 मिनट है, जो अंत में होता है कि हाँ, इस बच्चे ने अच्छा किया, या इस बच्चे ने अच्छा बताया, या इन्होंने अच्छा बताया, या इन्होंने ये चीज़ ऐसे बताई थी, इसको ऐसे रखना है। तो ये कुल मिला के ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के बारे में जो चर्चा है वो रखी गई है। कुछ प्रश्न हैं जो ध्यानाकर्षण मॉड्यूल पे आधारित है, उसको एक नज़र में देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है कि ध्यानाकर्षण शिविर में किन समूह के विद्यार्थी शामिल होंगे? कुल मिला के 3 समूह बनाए गए थे, मैंने ऊपर बताया था, A, B और C, अलग अलग अंक निर्धारण के हिसाब से। तो हमें ध्यानाकर्षण शिविर में B और C समूह के बच्चों को शामिल करना है। दूसरा पॉइंट है कि कक्षा शिक्षण हेतु ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में कितने तकनीकों के बारे में बताया गया है? ऊपर मैंने बताया था 18 तकनीकें हैं। लर्निंग आउटकम के आधार पर कितने समूह का निर्धारण किया जाएगा? 3 समूहों का निर्धारण किया जाएगा, समूह ए, समूह बी, समूह सी। लर्निंग गैप क्या है? लर्निंग गैप यानी कि एक्सपेक्टेड आउटकम डिफरेंस एक्चुअल आउटकम, यानी कि जो अपेक्षित आउटकम है और वास्तविक आउटकम है, उसके बीच का जो डिफरेंस है, गैप है, उसे कहते हैं लर्निंग गैप। कक्षा 8 के बच्चे का आधारभूत आकलन प्रपत्र बनाना है, तो किन दक्षताओं के आधार पर प्रश्न बनाए जाएंगे? तो कक्षा 8 के बच्चे के लिए जो आकलन प्रपत्र बनेगा उसमें कक्षा 1 से कक्षा 7 तक के प्रश्नों का समावेश किया जा सकता है। जैसे कक्षा 6 के बच्चे के लिए बनाना है तो कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के 5 तक के प्रश्नों का। प्रश्न पत्र में कितने प्रकार के प्रश्न शामिल होंगे? प्रश्न पत्र में कुल 4 प्रकार के प्रश्न शामिल होंगे। प्रश्न पत्र में बोधात्मक प्रश्नों का कितना प्रतिशत हिस्सा होगा? प्रश्न पत्र में 50% हिस्सा होगा, जैसा कि ऊपर डिस्कस किया है। आदर्श कक्षा में शिक्षक की क्रियाशीलता कितनी होनी चाहिए? आदर्श कक्षा में शिक्षक की क्रियाशीलता 5 मिनट की होनी चाहिए। आरंभिक परीक्षण का प्रश्न पत्र कौन तैयार करेगा? आरंभिक परीक्षण का प्रश्न पत्र स्वयं शिक्षक तैयार करेंगे। आरंभिक परीक्षण कब होगा? ये होगा शैक्षिक सत्र के प्रारंभ में। तो शिक्षक साथियों, ये हुआ एक ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के प्रमुख बिंदु, जिसे आप अगर सुन लेंगे, देख लेंगे, तो आपको काफ़ी कुछ तैयार हो जाएगा। बाकी इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें उपलब्ध होंगी, आगे भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।